हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसा कि साथियों हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। ठीक, हिंदी हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। ठीक है, मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारा पहला क्लास हो गया है, ये दूसरा क्लास है हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य का, जो कि पहला चैप्टर है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो साथी पहला जो क्लास नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लेंगे और उसके बाद इसको देख लेंगे। छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद इसका टेस्ट कराएंगे, उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सबको बता दें कि वो वीडियो देख लेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देंगे। जैसा भी राय देना चाहे दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने जो पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा सा जो लास्ट में जो बताया हूँ बस उसको थोड़ा सा डिस्कस करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो के भेद, अपभ्रंश के भेद बताए थे। और अपभ्रंश से जो अपभ्रंश मतलब क्या होता है कि अपभ्रंश मतलब कि मार्ग से भटकना। ठीक है, कल बताए थे अपभ्रंश के भेद बताए थे, अपभ्रंश के भेद और आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा, थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, हमारी बातों को सुनिएगा और उसके बाद उस हिसाब से लिखिएगा। ये अपभ्रंश मतलब मार्ग से भटकना। ठीक है, मार्ग से भटकना। ठीक है, मार्ग से भटक कर जो नई शब्द बनती है उसको हम ये आर्य भाषा कहते हैं। जो आधुनिक आर्य भाषा, जो भाषा निकल के आई है, ये इसको कहते हैं आधुनिक अपभ्रंश मतलब मार्ग से भटकना। ठीक है, तो देख लेते हैं सौर सैनी अपभ्रंश से जो निकली है, ये सौर सैनी। ठीक है, सौर सैनी, सौर सैनी, सौर सैनी से जैसा कि कल मैंने बताया है, पिछले वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। सौर सैनी से कौन कौन सी निकली है, तो सौर सैनी से निकली है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये इसको इसके बारे में थोड़ा सा बस डिस्कस कर रहे हैं हम। और जो नहीं देखे हो पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं। भाई बस इसके बारे में बस शॉर्टकट में मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी, अर्धमागधी से कौन सी कौन सी बोली निकली है, कौन सी, तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी निकली है। कौन सी भाषा निकली है, हिंदी निकली है। और मागधी से, मागधी, इसको फिर से थोड़ा लिख देते हैं। मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, असमिया। ठीक, आगे खस, खस से पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी। और उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण से कौन सी निकली है, पंजाबी निकली है, पंजाबी, पंजाबी है और सिंधी है। ठीक, उसी प्रकार महाराष्ट्री, महाराष्ट्री से मराठी निकली है।
मराठी। ठीक, इस प्रकार से अपभ्रंश के भेद और आधुनिक जो आर्य भाषा है, जो उसको अपभ्रंश मतलब मार्ग से भटकना, सौरसेनी से जो भटक के जो कौन कौन सी भाषा निकली है, तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी गुजराती है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, खस से पहाड़ी, ब्राह्मण से पंजाबी, सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी भाषा निकली हुई है। ठीक, अब हमें आज के क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। तो आज हिंदी की भाषा और बोलियों के बारे में जानते हैं। हिंदी की उपभाषा व बोलियां, उपभाषा और बोलियां के बारे में जानेंगे आज। थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाएंगे क्योंकि हिंदी को जल्दी से बहुत जल्द से जल्द कवर करना है। तो मैं अपने क्लास में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहूँगा और जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी आप सभी को समझा कर बताने की कोशिश करूँगा और आगे बढ़ता चला जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो भी ना समझ में आए उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में देंगे, तो कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, जो भी कुछ आपकी राय रहेगा मैं वो उन सब सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, हल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आगे बोली के बारे में जानते हैं। बोली के बारे में जैसे कि मान लीजिए ये उदाहरण में ये उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, मैं ऐसे ही चित्र बना दे रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का ये जिला हो गया, मान लीजिए कोई हो गया, बलिया हो गया, कोई जिला हो गया। ये छोटे क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी जिले में, इस क्षेत्र में अगर बोली जा रही है कोई बोली, तो ये छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है इसको बोली कहेंगे हम। ठीक है, क्या कहेंगे? बोली। जब ये छोटे क्षेत्र में किसी गांव में, ये जिला में ये बोली जाती है जब ना, तो इसको बोली कहते हैं। लेकिन जब यही बोली जब बढ़कर इस पूरे क्षेत्र में जब बोली जाने लगे, तो ये बोली न रहकर क्या हो जाती है? उपभाषा हो जाती है। ठीक है, उपभाषा। ये इसी क्षेत्र में न रहकर ये जब बड़ा क्षेत्र का रूप ले ले ना, ये क्योंकि अब एक बात और बता दें, बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती है, जो कि ये उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। तो जब ये छोटे क्षेत्र में रहती है ना, तो इस क्षेत्र में इस बोली को बोली कहेंगे। लेकिन यही बोली जब बड़े आकार में हो जाए, जब बड़ा विस्तृत हो जाए ना, तो इसको हम उपभाषा कहने लगते हैं। तो इसका जो थोड़ा सा परिभाषा है उसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बारे में लिखवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बोली के बारे में समझ लीजिए, बोली के बारे में बता दिए, थोड़ा सा लिख लीजिए बोली के बारे में। एक छोटी क्षेत्र में बोली जाने वाली, एक छोटी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बोली कहलाती है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि साहित्य की रचना नहीं होती इसमें। ठीक है, साहित्य की रचना नहीं होती। ठीक है, उपभाषा के बारे में जान लेते हैं। उपभाषा, अगर किसी बोली में, अगर किसी बोली में साहित्य रचना, यदि किसी बोली में साहित्य रचना, साहित्य रचना होने लगे, होने
होने लगी है। ठीक है, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगी और क्षेत्र का क्या हो जाए, विस्तार हो जाए, और क्षेत्र का विस्तार हो जाए, क्षेत्र का विस्तार, क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, हो जाता है, वह बोली, बोली, वह बोली न होकर, वह बोली न होकर उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। उपभाषा, उपभाषा बन जाती है। बन जाती है। ठीक है, जब वो किसी छोटे क्षेत्र में ना होकर वो जब बड़े बड़े क्षेत्र में विस्तार हो जाती है तो उसे बोली ना कहकर वो उपभाषा बन जाती है। ठीक है, उपभाषा की संख्या कितनी है? तो मैं बता देता हूँ कि उपभाषा की संख्या 5 है और बोलियों की संख्या बोलियों की संख्या 17 है। वो कैसे, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं बोली, ठीक, बोली, बोलियां, या उपभाषा, और मुख्य क्षेत्र जहां बोली जाती है। मुख्य क्षेत्र, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उपभाषा की संख्या कितनी है, मैंने बताया उपभाषा की संख्या 5 है। कौन कौन सी उपभाषा है? पहला पहला उपभाषा राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी में कौन 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 सी बोलियां? ये पहला क्या है? उपभाषा है। ठीक है, पहला यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद बोलियां कौन सी है? तो बोलियां राजस्थान के, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस तरीके से पूर्वी क्षेत्र में जो बोली जाती है वो बोली जाती है जयपुरी। पूर्वी क्षेत्र में जो बोली जाती है जयपुरी बोली जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाती है मारवाड़ी बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाती है मारवाड़ी बोली जाती है। उत्तरी क्षेत्र में जो बोली जाती है मेवाती बोली जाती है। क्या बोली जाती है? उत्तरी में मेवाती। दक्षिणी क्षेत्र में जो बोली जाती है वो मालवी बोली जाती है। ठीक है, मालवी। ये कहाँ बोली जाती है? ये राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। ठीक, दूसरी दूसरी बोली के बारे में, दूसरी कौन सी बोली है? तो दूसरी है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली है? कौरवी, कौरवी, या इसी को कहते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, तो ये
पौरवी या इसी को कहते हैं खड़ी बोली, ठीक है। और बांगरू, बांगरू या हरियाणवी, हरियाणवी। और इसी में ब्रज, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। उसके बाद बुंदेली, उसके बाद कन्नौजी, कौन सी, कन्नौजी। कन्नौजी बोली। इसका क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसका क्षेत्र है हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है इसका मुख्य क्षेत्र। आगे आगे बात करते हैं तीसरा, पश्चिमी हिंदी। हाँ, पश्चिमी हिंदी के बारे में बात कर चुके हैं हम, पश्चिमी हिंदी के बारे में बात कर चुके हैं। अब पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो अवधी, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और ये उत्तर प्रदेश का भी आता है, उत्तर प्रदेश मुख्य क्षेत्र, ठीक है। का क्या क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौथी, चौथी चौथी के बारे में, तो ये चौथी है बिहारी, बिहारी, ठीक। तो बिहारी, बिहारी कौन कौन सी बोली है, भोजपुरी, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ठीक। भोजपुरी, मगही और कौन सी है, मैथिली, मैथिली, ठीक, तीन। और ये इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश है, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। पांचवा, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी, पहाड़ी की कौन कौन सी बोलियां हैं, कुमाऊनी, कुमाऊनी, ठीक, गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये बोलियां हैं, ठीक है। ये उधर उत्तराखंड की तरफ बोली जाती है, तो इसका मुख्य क्षेत्र हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है कुमाऊनी, गढ़वाली, ठीक। तो अब इसको हम याद करने का जो ट्रिक है वो थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे याद किया जाएगा। पहले नंबर पे चलते हैं। पहला नंबर है ये राजस्थानी, ठीक है, तो बता दे रहा हूँ राजस्थानी के बारे में।
राजस्थानी के बारे में चलिए बता दें। तो ये हो गया पूर्व में क्या हो गया, पूर्व में हो गया जयपुरी, ठीक, जयपुरी हो गया। और ये पश्चिम में क्या हो गया, मारवाड़ी हो गया। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, मार जय, मार जय, मार से मारवाड़ी और जय से जयपुरी, पूर्वी से जयपुरी हो गया और पश्चिमी मारवाड़ी हो गया, उत्तर में मेवाती, दक्षिण में मालवी, ठीक। और इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। ट्रिक, ठीक है, ट्रिक कह लीजिए। कब है, ठीक। के से क्या हो जाएगा, कन्नौजी, ए से कन्नौजी, बी से ब्रज भाषा, बी से ब्रज भाषा, ठीक है। उसके बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली या इसी को कहते हैं खड़ी बोली या कौरबी, कौरबी, ठीक। बी से हो जाएगा बुंदेली, बीस क्या हो जाएगा, बुंदेली। और हंस क्या हो जाएगा, आप सभी जान रहे हैं, एक बचा है हरियाणवी, हरियाणवी या फिर बांगरू, इसी को कहते हैं बांगरू, ठीक है, बांगरू। ये हो गया। अब आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को याद करने के लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, एक ट्रिक का। तो पूर्वी हिंदी को आप ABC कर लीजिए, ABC, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। बिहारी, बिहारी को आप याद करने के लिए कैसे कर लीजिए, इसको MMB कर लीजिए, MMB, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक। और पांचवा इसको याद कर लीजिए आप, कुमाऊनी और गढ़वाली, KG, कुमाऊनी और गढ़वाली, इसको इस प्रकार से। ये बात कर लिए उपभाषा और बोली के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, जो संविधान में भाषा के बारे में कहाँ जिक्र किया गया है। अब इस संविधान में जहाँ पे भी जिक्र किया है हिंदी के बारे में, उसको जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा को संघ की भाषा में कहाँ लिया गया है, कहाँ पे, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा के रूप में जो विकास है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा की जो परिभाषा है उसके बारे में जानिए। राजभाषा एक संवैधानिक हिंदी जो है ये क्या है, एक राजभाषा है, ठीक। ये हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी की कोई राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी क्या है, ये राजभाषा है। तो राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से घोषित किया गया है। इसलिए इसे जो है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14
14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से घोषित किया गया था, इसीलिए हम इसे प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, परिभाषा एक बार लिख दे रहे हैं हम, क्यों मनाते हैं इसको। 14 सितंबर हिंदी क्या है, तो हिंदी लिख दें, हिंदी राजभाषा हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राजभाषा ये हो गया। अगला, राजभाषा एक संवैधानिक राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर, कब, 14 सितंबर को 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से घोषित किया गया है। संवैधानिक रूप से घोषित किया गया है इसलिए प्रत्येक, ठीक, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को, ठीक, प्रत्येक 14 सितंबर को, 14 सितंबर, प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मान्यता मिली, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से इसको मान्यता मिल गई थी। ठीक, ये कौन से भाग में है, तो ये 17वें हिंदी, ये भाग बात करें हैं तो ये भाग 17वें में है। 17वें में बात कहा गया है कि संघ की 17वें भाग में 343, ठीक है, 17वें भाग के 343 अनुच्छेद यहाँ लिख देते हैं। अनुच्छेद 343 में ये संघ की राजभाषा के बारे में बात किया गया है। संघ की राजभाषा की गई है, संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। तो यहाँ पे संघ की राजभाषा नीचे लिख देते हैं। संघ की राजभाषा 343 अनुच्छेद में अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, और इसमें कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा कौन सी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो
जब देवनागरी आ गई तो देवनागरी का मतलब क्या है, तो देवनागरी से मतलब है कि आपका लिखने का जो तरीका होता है ना, वो देवनागरी मतलब कि हिंदी कहाँ किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो जैसा कि देवनागरी आ गया तो इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिंदी यहाँ पे जैसे कि ये भाषा कौन सी हो गई, हिंदी हो गई। तो हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक, इसी प्रकार से इसकी बात करें, प्राचीन प्राचीन संस्कृत की बात करें, प्राचीन संस्कृत की, प्राचीन संस्कृत, क्योंकि अभी की जो इस समय आधुनिक जो संस्कृत है ना, उसकी लिपि देवनागरी है। आधुनिक आधुनिक जो संस्कृत है, इसकी लिपि देवनागरी है। लेकिन जो प्राचीन संस्कृत थी ना, प्राचीन संस्कृत, उसकी लिपि क्या थी, उसकी लिपि ब्राह्मी थी। लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। ठीक है, उसी प्रकार से जो उर्दू है, उर्दू 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 की लिपि क्या है, अरबी। ठीक है, अरबी है। इस प्रकार से पंजाबी, जैसे हो गया पंजाबी, पंजाबी की लिपि क्या है, तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, गुरुमुखी। ये लिपि है। जैसे कि लिखने का जो तरीका है वो लिपि है। तो लिपि के बारे में थोड़ा सा, लिपि आ गया तो लिपि के बारे में आपको बता दिए। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे थे हम ये भाग के बारे में। तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई है। तो संघ की राजभाषा क्या होगी, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अध्याय 3 में जो मुख्य है उसको हम ले लिए हैं। उसके बाद ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं मैं उसको ले लिया हूँ। यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में जो आपके पूछे जाने वाले हैं बस उसी को लिए हैं। और जो बहुत ज़्यादा थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है तो उसको हमने लिया है। अगर पढ़ना हो आपको डिटेल में जाके आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी उसके बारे में बात की गई है। जैसे कि उसमें अध्याय फर्स्ट द्वितीय तृतीय ऐसे है ना, तो उसमें तृतीय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बात की गई है। यानी कि अध्याय 3 के बारे में हम बात करते हैं। तो अध्याय 3 में बोला गया है SC HC आदि की भाषा। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, तो उसमें बताया गया है। यानी कि ये अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और संसद व राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होगी ना वो अंग्रेजी होगी। कहाँ कहाँ, संसद में, विधानसभा मंडल में, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। कब तक, जब तक कि संसद कोई नया कानून नहीं बना देती है तब तक उसकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी रहेगी। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं थोड़ा, अब लिख दे रहे हैं। यानी कि SC HC आदि नहीं, आदि में एच मतलब कि SC और HC में और संसद व राज्य विधानमंडल संसद व राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली
प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी होगी, ठीक है। कब तक अंग्रेजी रहेगी? तो जब तक कि संसद कोई नया कानून नहीं बना देती तब तक वो उसकी भाषा क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। तो यहाँ पे जब तक संसद कोई नई कानून नहीं बना देती तब तक क्या रहेगी उसकी भाषा? तब तक उसकी भाषा अंग्रेजी ही रहने वाली है। यानी कि जो अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं, अधिनियम जो पारित किए जाते हैं, उसकी भाषा क्या रहेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करते हैं या फिर राज्यपाल जो जारी करते हैं, तो अध्यादेश में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होगी वो भी क्या होगी? अंग्रेजी होगी, ठीक है। अध्यादेश अधिनियम में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होगी वो अंग्रेजी ही होगी। तो इसमें भी क्या होगी, इसको भी लिख देते हैं, अध्यादेश अधिनियम अध्यादेश अधिनियम में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी होगी, ठीक है। अध्यादेश अधिनियम में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो पिटिशन करते हैं, जो पिटिशनर जो होते हैं पिटिशन करते हैं, तो उसका जो प्रोसिक्यूट की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी ही रहेगी कि हिंदी रहेगी? तो प्रोसिक्यूट की जो भाषा रहेगी तो वो जब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति न चाहें, तो प्रोसिक्यूट के लिए अगर राज्यपाल चाह रहे हैं और राष्ट्रपति अगर चाह रहे हैं, तो राज्य में जैसे हाई कोर्ट में राज्यपाल चाहें और सुप्रीम कोर्ट में अगर राष्ट्रपति चाहें, तो प्रोसिक्यूट के लिए हिंदी अलाउ कर सकते हैं अगर वो चाहें तब। लेकिन जो उसका ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर जजमेंट जो आता है, वो क्या रहेगी? वो अंग्रेजी में ही आने वाली है, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट में एससी, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति चाहे तो प्रोसिक्यूट के लिए वो हिंदी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट जो ऑर्डर होगा वो अंग्रेजी ही होगा। अगर ये चाहें तो जो प्रोसिक्यूट के लिए होता है वो हिंदी कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी। लेकिन जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो जजमेंट होता है वो क्या होगा? इंग्लिश में ही होगा। वो क्या होगा? इंग्लिश में ही आएगा, ठीक। और आगे अनुसूची में बात करते हैं। अनुसूची में 8वीं अनुसूची में हिंदी की अनुसूची में कहाँ बात की गई? तो 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कुल इस समय वर्तमान की बात की जाए तो इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। लेकिन जब 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जो कि अब वर्तमान में बढ़कर कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो पहले कौन कौन सी भाषा थी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन भाषाएं के बारे में 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषा हैं। तो 1950 में जब लागू हुई थी, 1950 में
जब संविधान 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था, लागू हुआ था, तब 8वीं अनुसूची में, तब 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिला था? तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं 14 भाषाएं थी, जो आज बढ़कर कितनी हो गई हैं? जो आज बढ़कर कुल 22 हो गई हैं। आज बढ़कर 22 हो गई हैं। ठीक, तो जब ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं भाषा कौन कौन सी थी? तो इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछ दिया जाएगा कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं थी या फिर बाद में जोड़ी गई। तो जब आप जानते रहेंगे तो बता देंगे कि कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषा है, कौन कौन सी नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में पहला असमिया, दूसरा बांग्ला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कौन है? कन्नड़, छठवां कश्मीरी, सातवां मलयालम, और 8वां मराठी, 9वां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वां पंजाबी संस्कृत, और 12वां तमिल, 13 तेलुगु, और 14वां जो थी वो थी उर्दू। उस समय इतनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जो कि 14 थी। बाद में क्या होता है कि संशोधन किया जाता है और संशोधन करके उसमें भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो बाद में क्या हुआ कि 21वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। कब होता है? 1967 में होता है। और उस समय कौन सी भाषा जोड़ी जाती है? उस समय सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन होता है कब? 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। और उस समय अब इसको कह सकते हैं नमक, ये याद करने का तरीका है। नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी,
नेपाली, मणिपुरी और कोंकण, इन 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में। और उस समय बोडो, डोंगरी, संथाली कौन सी जुड़ी गई? बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जुड़ी जाती है। ये 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। जब ये 14 भाषाएं थी, जब ये सिंधी जुड़ी 1967 में, तो ये कितनी हो गई? 15। 15 के बाद 3 और जुड़ी तो ये हो गई 18। 18 के बाद जब ये 4 जुड़ी तो ये हो गई 22। यानी कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में, इसमें 8वीं अनुसूची में कितनी हैं भाषाएं? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि ये क्लास लंबी होती चली जा रही है, तो ये रही आज की। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आज तक की इतना ही, और कल जो भी कुछ रहेगा बता देंगे। उसके बाद फिर कल टेस्ट कराएंगे। टेस्ट करने के बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर जो है कि वर्णमाला की तरफ चलेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। तो आज ये हिंदी के जो मुख्य तथ्य थे उसके बारे में बता दिए। अब कल बात करेंगे, जो बताना रहेगा इसके बारे में रिवीजन थोड़ा सा करा के उसके बाद कल टेस्ट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।